हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एक तरीके से हमारा ज्योग्राफी का जो फर्स्ट इकाई है, ठीक है, तो उसको स्टडी करने जा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले हम हेडलाइन देख लेते हैं, यानी कि हमारे चैप्टर का नाम देख लेते हैं। तो चैप्टर का नाम है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, यानी कि इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। ठीक है, इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ में क्या क्या बातें हैं उसको भी हमें देखना है। ठीक है, और इसमें सबसे पहले बात है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग की वास्तविक स्थिति तथा उसकी संरचना के विषय में सही ज्ञान ज्ञान प्राप्त करना अत्यंत कठिन कार्य है। अब यहाँ पर सबसे पहले बात ये बताई गई है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग की जो वास्तविक स्थिति है या उसकी संरचना के विषय में सही ज्ञान करना, यानी कि एक्चुअल वहां पर क्या है मौजूद, तो उसको एक तरीके से मालूम करना या ज्ञान प्राप्त करना अत्यंत मुश्किल काम है, अत्यंत कठिन काम है। क्यों ऐसा है? तो जो हमारी पृथ्वी है, ठीक है, तो उसकी आंतरिक भाग में मानव के लिए दृश्य नहीं है। उसका जो आंतरिक भाग है तो एक तरीके से वो मानव के लिए दृश्य नहीं है। क्यों दृश्य नहीं है? तो इस वजह से भी वो दृश्य नहीं है क्योंकि वहां पर एक तरीके जैसे जैसे हम जमीन में अंदर जाते हैं तो लावा और जो भी मैग्मा है तो वो बहुत सारी मात्रा में, और वहां पर कोई भी धातु अगर जमीन में जाता है तो वो क्या हो जाता है, तो वो एक तरीके से पानी मतलब कि उसमें जो लावा और जो भी उसमें एक तरीके से मिल जाता है। हालांकि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अध्ययन अध्ययन के संबंध में अनेक प्रयास किए गए हैं। अभी जो पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसका अध्ययन करने के लिए क्या किए गए हैं, तो अनेक प्रयास किए गए हैं। किंतु भूकंपीय तरंगों के अध्ययन के आधार पर हाल के वर्षों में पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में जो नवीन जानकारी प्राप्त हुई है वह सर्वाधिक विश्वसनीय है। लेकिन क्या हुआ है कि जो भूकंपीय तरंगे होती है, तो भूकंपीय तरंगों के अध्ययन के आधार पर क्या किया गया है, तो हाल ही के वर्षों में पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जो नवीन जानकारी प्राप्त हुई है, तो नवीन जानकारी किस वजह से प्राप्त हुई, तो नवीन जानकारी इस वजह से इस तरीके से प्राप्त हुई है कि एक तरीके से जो भूकंप की तरंगों का अध्ययन किया गया है उससे नवीन जानकारी प्राप्त हुई है और वो सर्वाधिक विश्वसनीय मानी जाती है। ठीक है, भूकंपीय तरंगों का अध्ययन पृथ्वी के आंतरिक भागों का संपूर्ण चित्र प्रस्तुत करता है। अब यहाँ पर सबसे पहली बात, भूकंपीय तरंगों का जो अध्ययन है तो पृथ्वी के आंतरिक भागों का क्या करता है, तो संपूर्ण चित्र प्रस्तुत करता है। ठीक है, भूकंपीय क्रियाओं के कारण जो तरंगे उत्पन्न होती है। अब भूकंपीय क्रियाओं के कारण क्या होता है, तो जो तरंगे उत्पन्न होते हैं उन्हें ही भूकंपीय तरंगे सिस्मिक वेव कहते हैं। अब जो भी एक तरीके से भूकंपीय तरंगे उत्पन्न होती है तो उन्हें ही सिस्मिक वेव कहते हैं। सिस्मोग्राफ यंत्र द्वारा इन भूकंपीय तरंगों का अंकन करके अध्ययन किया जाता है। अब सिस्मोग्राफ जो यंत्र है तो उसके द्वारा क्या होता है, तो भूकंपीय तरंगों का अंकन करके अध्ययन किया जाता है। ठीक है, और दूसरी बात इसमें ये भूकंपीय तरंगे जो होती है, तो अब भूकंपीय तरंगे भी किस तरीके की है, तो भूकंपीय तरंगे दो दो तरीके की है। ठीक है, दो प्रकार की है। तो सबसे पहले इसमें तरंगे है भूगर्भिक तरंगे, यानी कि बॉडी वेव्स है, और दूसरी है धरातलीय तरंगे, यानी कि सरफेस वेव है। ठीक है, तो अब इसमें से भूगर्भिक तरंगों को तरंगी भी दो प्रकार की होती है। अब जो भूगर्भिक जो तरंगे है, तो भूगर्भिक तरंगे भी दो प्रकार की होती है। इन्हें पी तथा एस के कहा तरंगे कहा जाता है। पी से प्राइमरी तथा एस से सेकेंडरी तरंगे उनको कहा जाता है। ठीक है, जो पी तरंगे है तो पी तरंगे तीव्र गति से चलने वाली तरंगे है। अब जो पी तरंगे है तो वो क्या है, तो एक तरीके से तीव्र गति से चलने वाली है, इनके बहुत तेज गति से चलने वाली है और धरातल पर सबसे पहले पहुंचती है। और जमीन पर एक तरीके से क्या होता है, तो ये सबसे पहले पहुंचती है। इन्हें प्राथमिक तरंगे भी कहते हैं। ठीक है, इन्हें प्राथमिक तरंगे भी हम कहते हैं।
और दूसरी बात कि पी तरंगे ध्वनि तरंगों की भांति अनुदैर्घ्य तरंग होती है। अब जो पी तरंगे है तो वो ध्वनि तरंगों की भांति अनुदैर्घ्य तरंगे भी होती है। ठीक है, ये ठोस, तरल और गैस तीनों के माध्यमों में संचरण करती है। तो अब ये क्या करती है, तो एक तरीके से ठोस में भी, तरल में यानी कि लिक्विड में भी, और गैस यानी कि गैस में भी, माध्यम में, तीनों माध्यम में क्या होती है, तो ये संचरण करती है। इनकी गति 6 से 13 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। अब ये जो वेव है, ठीक है, इनकी गति कितनी होती है, तो 6 से 13 किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी कि एक सेकंड में 6 किलोमीटर से लेकर 13 किलोमीटर तक ये एक तरीके से क्या कर सकती है, तो प्रवाहित हो सकती है। इन तरंगों में कंपन चट्टानों के घनत्व एवं प्रत्यास्थता पर निर्भर करती है। घनत्व एवं प्रत्यास्थता में वृद्धि होने पर तरंग के वेग में वृद्धि होती है और उसके बाद में यह तरंगे धरातल पर कुछ समय के बाद पहुंचती है। ये द्वितीयक तरंगे कहलाती हैं। अब जो यस तरंगे है तो वो क्या करती है, तो वो द्वितीयक तरंगे भी कहलाती है। एस तरंग अनुप्रस्थ तरंग है क्योंकि इसमें कंपन की दिशा तरंग और संचरण की दिशा को लंबवत होती है। घनत्व एवं प्रत्यास्थता में वृद्धि के साथ इस तरंग के वेग में भी वृद्धि होती है। एस तरंगे केवल ठोस भाग में गमन करती है। अब जो यस तरंगे है तो केवल ठोस भाग में ही क्या करती है, तो एक तरीके से चलती है। ठीक है, अब फिर आगे की बात हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आप सभी इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारा मनोबल बनाए रखिए ताकि हम भी आपके सामने बार बार आ सके। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।